हाँ बेटा, आवाज आ रही है। माइक चेक, टेस्टिंग। चलो, आवाज तो आ रही है, सही हो रहा है एकदम बढ़िया से। अरे तू शांत बैठना यार, इतना शोर क्यों कर रहा है? क्या बात हो गई? क्या दिक्कत है बता। कुछ नहीं। अब मजाक कर रहा है फिर? हाँ तो ठीक है, पता है मुझे। छोड़ इन बातों को। एनीवे, हाँ तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता हूँ मैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेता हूँ, ठीक है? एक बार आज का टॉपिक कर लेते हैं। खैर, तो देखो बच्चों, अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है? ELECTRIC, डाइपोल, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक जो है बहुत ही जरूरी टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स का, इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि यार जो इंसुलेटर्स है, जैसे कि कागज हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, सेरामिक हो गए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए जाए तो किस तरीके का इनका व्यवहार होता है, ठीक है? एक तो हमारे को ये पता लगता है इससे। फिर दूसरी बात जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें डाइपोल का नेचर पता है तो हम उससे बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिनन को हम लोग जो है एकम्प्लिश कर पाते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना है जो कि इसके हेल्प से पूरे होते हैं। अब यार देखो, उसमें एक तो जैसे कि आपके घर में ये जो DTH लगा होता है ना, घर पे एंटीना लगा होता है, या आपकी गाड़ी की छत के ऊपर भी जो एक एंटीना होता है, ठीक है? तो वो एंटीना जो भी रेडिएशन है उसने कैच कर ली, जैसे भी उसकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत तरीके की है, लेकिन आपका जो एंटीना है वो तो उसी प्रकार की या उसी की डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की ही जो रेडिएशन है उन्हीं को वो कैच करता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो जो मन में आए वो सभी को कैच कर लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो कैसे होता है, एक एंटीना का जो मैकेनिज्म होता है वो भी बेसिकली आपका, उसके अंदर जो डाइपोल का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उसकी जो वर्किंग है वो भी डाइपोल के बेसिस पर होती है। तो आपको ये मोटे तौर पर पता लग चुका है कि डाइपोल का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर हम ये बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग जो है ना, तो ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो है क्या। फिर दूसरा हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि यार ये बनता कैसे है। फिर हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, और किस फैक्टर से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है। और फिर इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें अगर डाइपोल को रख दिया जाए तो उसका क्या बिहेवियर होगा, तो डाइपोल कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरीके की होती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रख दिया तो उसका कैसा बिहेवियर है, और नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया तो उसका कैसा बिहेवियर है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है भाई कि कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि ये जो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डाइपोल बनते कैसे हैं। डाइपोल हमारे नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? आप जो ये पानी पीते हो ना, H2O, अब इसको समझते हैं सबसे पहले। H2O, अब यार इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, हम इसको इलेक्ट्रिकल वे से इसको देखना चाहते हैं। तो देखो, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अगर इसका अगर एक वो देखें हम लोग स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली यहाँ है, और जो वो हाइड्रोजन है वो जो पॉजिटिव है वो इधर है। ऐसा हो सकता है भाई, ये और ये। अब यार ऐसा डायग्राम, अब ये तो है H+, ये H+ और ये O-। अब इसको अगर हम ले आए तो यहाँ पर ये O-, H+ और H+, ठीक है? अब देखो यार, खासियत क्या है कि पानी के अंदर, मैं उदाहरण ले रहा हूं पानी का, ठीक है? ऐसे हमारे पास बहुत सारे होते हैं, NaCl भी होता है, ठीक है? एसिटिक एसिड होता है, वो भी होता है ना, C2H5OOH, ठीक है? और एक और होता है CH3COOH, ये, ठीक है? ये सभी इसी प्रकार के हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल,
अब यहां पर देखो यार, ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये जो ऑक्सीजन एटम है, इनके जो सेंटर है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे, ठीक है ना। मतलब दोनों के जो सेंटर हैं वो थोड़े से सेपरेटेड हैं। एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं ना, तो जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है, ठीक है, वो सेपरेटेड होते हैं 4 × 10⁻⁻11 मीटर से। इतना सेपरेशन होता है, हालांकि बहुत कम होता है। अब तुम इसमें देखो खासियत क्या बन गई। एक तो परमानेंट लेंथ डेवलप हो गई, ठीक है, एक तो ये लेंथ आ गई, ठीक है, और ये हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज डेवलप हो गए और उनकी पोलैरिटी अलग अलग है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें और इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल चार्जेस। इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय सम लेंथ। इसके अलावा तो ये कुछ है नहीं, बस यही है, दो इक्वल चार्जेस का पेयर है और दो लेंथ है बस। और चार्ज इक्वल है लेकिन पोलैरिटी पोलैरिटी अपोजिट है। ये बात भी हमारे को क्लियर हो गई। तो क्या है खासियत? पोलैरिटी अपोजिट है और चार्ज इक्वल है। तो भाई अब इसी को हमने नाम रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल डिफाइन करना पड़े तो क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ टू इक्वल चार्जेस, ओके, सेपरेटेड बाय सम लेंथ, ओके। अब देखो ये तो हो गया पानी। अब आपको पता है कि यार ये जो पानी है इसमें अगर हम HCl यानी कि H2O में अगर हम NaCl को ऐड कर दे, NaCl को, यानी कि जो जिसको कि हम लोग जो है पानी में नमक घोलना बोलते हैं, तो आपको पता है कि यार यहां पर क्या होगा? सोडियम के पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाते हैं और क्लोरीन के नेगेटिव। अब ये क्या होगा? ये जो सोडियम का पॉजिटिव आयन है और जो क्लोरीन का नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा? ये इस नेगेटिव से अट्रैक्ट। ये जो नेगेटिव आयन है ये किससे होगा? ये H+ से अट्रैक्ट होगा। यानी कि अब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है और ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव भी सिर्फ इसी वजह से कर पाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो अब हमारे को, अब ये तो हो गए हमारे एग्जांपल, अब इसको तो हम साइड रखते हैं। अब मैं बात करता हूं सीधी बात, नो बकवास, डाइपोल क्या होता है। सो यहां पर एक +Q चार्ज है, यहां -Q चार्ज है। अब देखो यार, अब इसमें ये जो प्लस और -Q चार्ज है ना, इनकी जो लेंथ है, अब पॉजिटिव का इफेक्ट तो यहां तक मान लीजिए इस L लेंथ तक, इस नेगेटिव का इफेक्ट यहां इस L लेंथ तक। तो टोटल लेंथ तो L+L कितनी हो गई? 2L हो गई, ठीक है। और चार्ज यहां तो है Q, प्लस और माइनस। तो अब बेसिकली क्या हो गया कि इसी को हमने बोल दिया डाइपोल मोमेंट। क्या बोल दिया? डाइपोल मोमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो इसकी वैल्यू P होती है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई दिस सेपरेटिंग लेंथ, ठीक है। इन दोनों को गुणा कर दो उठा करके, Q को और 2L को, तो P बराबर Q × 2L। ये बन गया हमारे पास डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो Q × 2L है। और ये याद रख लेना कि ये जो डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखना। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यानी कि कैसे बनेगा? ये अगर डाइपोल है, यहां इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है भाई। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? Q × 2L। इसको याद रखना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो गया, जो हमारे को यहां पर बात समझ में आ गई।
अब इसके बाद में अगर हम लोग और तरीके से इस बात को समझना चाहें तो यार, अब ये तो हो गया डाइपोल मूवमेंट, लेकिन इसका नाम क्या है? डाइपोल मूवमेंट। अब मूवमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? डाइपोल तो हमने समझ लिया कि जिसके दो छोर हो, ठीक है, विच हैज टू एंड्स इज कॉल्ड डाइपोल। और उस एंड में मूवमेंट क्या है? मूवमेंट का मतलब क्या है? देखो, डाइपोल की बड़ी अच्छी खासियत होती है कि जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना, तो ये टर्निंग इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करेगा? टर्निंग इफेक्ट। तो भाई एक बात बताओ कि जो टर्निंग इफेक्ट होता है, वो 11th में जो रोटेशन वाला चैप्टर है उसमें मूवमेंट वर्ड आया था, तो मूवमेंट क्या था? टू टर्न, घुमाना, घूमना, ठीक है, या तो किसी बाहरी कारण से घूमना या अपने आप घूम जाना किसी भी रीजन से। बेसिकली तो वहां पर क्या होता है, फोर्स का एक्शन होना जरूरी होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी घूम पाती है, अन्यथा वो घूम ही नहीं सकता। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, कि जब भी अगर हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो टर्निंग शो करेगा। ये उसका एक बेसिक और एक ये उसका जो है फंडामेंटल नेचर है। उस वजह से हमने उसका नाम दे दिया डाइपोल मूवमेंट। होता बेसिकली वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि उसके पास जो है चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। नेट चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती। क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रिक नेचर है, तो नाम रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब एंड्स, तो इसके दो एंड है, एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। और यहां से हमारे को समझ में आ गया कि वहां पर कुछ ना कुछ सेपरेशन भी है। बात क्लियर हो गई भाई? तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूवमेंट। और अब जब ये बात क्लियर हो गई ना, तो ये भी हमारे को क्लियर होगा। अब यहां पर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो डाइपोल होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, ठीक है, इसका क्या रीजन है। अब देखो, ये जो डाइपोल है, ये इसके दो ही पॉइंट होंगे जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगला टॉपिक लेके चलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय डाइपोल वो कैसी होगी, कहां होगी, किस तरीके से क्रिएट होगी, कितनी होगी, उसको हम लोगों ने अभी स्टडी करना है, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों, बहुत ही तरीके से इस बात को समझना, ठीक है ना। और इसको जो है हम लोग अभी क्लियर लेके चलते हैं, ठीक है। और ये आज क्या हो गया रे इसमें इतना, खैर यही तो हमारे स्ट्रगल है टीचिंग में, कि जैसे ही लिखो उसके बाद पोछा झाड़ू पे लग जाओ। क्यों भाई, सही कह रहा हूं ना मैं? दिख रहा बेटा तेरे लक्षण ठीक नहीं है मुझे। हाँ हाँ, कोई नहीं। माइक माइक देना है क्या तेरे को? क्यों, शर्म आ रही है? अरे छोड़ना, बेटा तेरे को भी ये पकड़ाऊंगा मैं एक दिन। एनीवे, पहले एक बार इसको खत्म कर लेता हूं, फिर बाद में बात करूंगा तेरे से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब देखो यार, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का मतलब है, ये क्या होता है कि डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यार उसका नेट चार्ज तो जीरो है, ठीक है, लेकिन उसकी नेट फील्ड जीरो नहीं है। ये पॉइंट्स हो गए ना। और जो है, अब अगर आप देखो तो इसमें मान लो कि एक डाइपोल है ये, और एक डाइपोल, ये हो गई इसकी लेंथ, यहां से यहां पर एल। अच्छा, डाइपोल से जो भी मेजरमेंट होगी ना, वो उसके सेंटर ओ से होगी, ओ से, ठीक है भाई। यहां पर ये क्यू माइनस है और भाई ये क्यू प्लस है, ठीक है। जो भी मेजरमेंट है ओ से होगी, सेंटर से, ओके। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल है, तो पहले हम ले लेते हैं इसका एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का मतलब कौन सा होता है? इसके एक्सिस का एक्सटेंशन। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? एक्सिस का एक्सटेंशन। तो मान लो कि आपने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया और यहां पर एक पॉइंट ले लिया एम, और आप यहां पर फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है। अब यार यहां फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड को कैसे क्रिएट करेगा? इस डायरेक्शन में करेगा। तो यार ई प्लस की फील्ड तो इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे वेक्टर साइन डाल दिया। अब जो नेगेटिव वाली है वो तो लेफ्ट की तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, लेफ्ट हैंड पे। तो यार इसको जो है हमने
ऐसे डाल दिया, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट तो ओ से होगी एम तक की, तो ये डिस्टेंस मान लो आर दूरी पर है, ठीक है। हमें इस दूरी के ऊपर जो है फील्ड निकालनी है। अब देखो इसमें क्या होता है यार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी डेरिवेशन है ये, कोई बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, बहुत तरीके से समझ लेना इस बात को। जैसे ही तुमने अगर इसको समझ लिया तो मामला जो है एकदम इजी मोड में जाएगा। अब देखो क्या होगा कि मान लीजिए कि ओ पॉइंट है, तो अब वो जो पेपर में अगर आ जाएगा तो वो कहानी तो लिख लेना यार। कंसीडर ए डाइपोल ऑफ लेंथ 2l, लेट ए पॉइंट m इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द o, ओके, देयरफॉर द फील्ड एट m ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज q इज, वो जो भी कहानी है वो जितना मैंने इस डायग्राम में हिंदी में बोला उसको अंग्रेजी में लिख देना, बात वही आ जाएगी। तो अब जो ई नेट फील्ड है, ई नेट, वो हो जाएगी ई प्लस प्लस ई माइनस, क्योंकि यार दोनों जो चार्ज हैं उनके द्वारा जो फील्ड क्रिएट करी गई है वही यहां पर होगी, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो यार इसको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो सबसे पहले हमारे को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है रे? हाँ बताइए, तू बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं आता? हाँ बेटे, तेरे को चॉकलेट देनी आती है और तो तेरे को तो कुछ आता नहीं है, फालतू के ड्रामे तो तेरे से कितना ही करा लो, है ना। हाँ, देखा था मैंने तेरे को बेकरी पे शाम को कल। हाँ, सिल्क ले रहा था तू। कहाँ जाएगी वो सिल्क? अच्छा गई कहाँ ये बता, जाएगी कहाँ? वो तो जा चुकी है और उसका तो डिकम्पोज भी हो चुका होगा मामला, है ना। हाँ तो बता फिर कहाँ गई है वो? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसा तो नहीं, इतना शरीफ तो नहीं है तू कि चॉकलेट तू किसी को डांट। यार 200-250 रुपए की चॉकलेट है, तेरे को क्या लग रहा है? सही बोल रहा है कि किसी को नहीं, खुद के लिए थी? हाँ क्या? अच्छा भाई, छोटे के लिए? ओहो, अरे झूठ, टोटल झूठ, है ना। हाँ झूठ बोल रहा है, मान नहीं रहा है। बेटा फंस जाते हो तुम लोग। एनीवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो याद है नहीं, चॉकलेट याद है, चल बढ़िया बात है। अरे खुद खा लिया, अगर माँ बाप पैसे इसलिए देते हैं कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, क्लासेस में जा रहा है तो वो ढंग से खा ले, वो इसलिए नहीं देते कि तू जो है चॉकलेट, बेटा आज तू उसको चॉकलेट दे रहा है अपने लिए, फिर तू जो है ना कहीं और से कुछ और ही खरीदता मिलेगा, पता लग रहा है कि कहीं बोला हो, ये तो दिक्कत हो गई भाई। क्योंकि एक बात बताऊं, तू अकेला ही देने वाला नहीं है चॉकलेट उसको, बहुत कई होंगे ऐसे, पता कर लियो ध्यान में, ठीक है। इशारों की बात है, समझ जाए अगर बस। चलो भाई मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भाई? बिल्कुल सही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। हाँ पॉइंट चार्ज का, वो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जैसा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी हमारे विद्यार्थी ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट, बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यार देखो, अब इसी को ऐड करेंगे, इसमें देखो चार्ज क्यू तो बस प्लस और माइनस पे चलेगा, ठीक है। के का तो आप कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि के तो क्या होता है 1/4πε0 है, ये है क्यू, और ये हो गया आर स्क्वायर। तो यार अब ये आर स्क्वायर चेंज होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको डिस्टेंस यहां से यहां का लेना पड़ेगा, यही दो लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये दो लेने पड़ेंगे ना। अब जब ये दोनों लेने पड़ेंगे तो ये तो आर में से एल घटाना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन में तो आर में से एल घट गया, दूसरे वाले में क्या है कि यहां से यहां का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, लेकिन आर तो यहीं तक है तो आर में एल जोड़ना पड़ेगा। तो दो बात क्लियर हो गई कि एक बात तो आर में से एल घटेगा इस वाले चार्ज के लिए, यानी कि पॉजिटिव फील्ड के लिए, और नेगेटिव फील्ड के लिए, नेगेटिव चार्ज के फील्ड के लिए आर में एल जुड़ जाएगा, ये बात भी क्लियर हो गई। तो खैर अब देखो यार, ई प्लस का जो फील्ड है मैं उसको वेक्टर डाल करके डायरेक्ट लिख रहा हूं के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो यार ये किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स पे, राइट की तरफ जा रहा है ना, तो आई कैप डाल दो बस। अब ये वेक्टर बन गया पूरा का पूरा, ठीक है। ई माइनस, अब ये अगर मैं ई माइनस डालूंगा तो तुम एक बात बताओ, ई माइनस किधर आ रहा है? लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या है? माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया? माइनस आई कैप, और आर में एल मैंने अभी बताया ही था, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आई कैप। अब ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन है, ये इसकी पोलैरिटी के साथ चलेगा और ये इन दोनों को, और बाकी अब आप इसको जोड़ देंगे उठा करके, कोई मामला ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा?
अब देखो E की वैल्यू क्या है, देखो यार K और Q को तो कॉमन ले लो, बाहर डायरेक्ट ही ले लेते हैं। और आई कैप है तो ये इसको -1 दे जाएगा, ये इसको +1 दे जाएगा, तो 1/r - l का होल स्क्वायर, ये -1 दे गया इसको, चलो इसको जोड़ना ही है तो ये -1 दे गया और ये हो गया r + l का होल स्क्वायर और ये हो गया आई कैप। सही बात है भाई। बस अब इसको सॉल्व करना। अब यार देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए है ना, या तो आप इसका पूरे का गणित समझ लो, चलो गणित समझा दूं या डायरेक्ट करूं, बोला बता दूं, चल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मामला, लेकिन कंफ्यूजन में मत आना, क्योंकि इसके बाद जो है ना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, मैं बता दूंगा। अब देखो यार, इसका जब एलसीएम लोगे ना, a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² - b² का होल स्क्वायर, तो क्या लग जाएगा r² - l² का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, अब यहाँ नेगेटिव है तो ये इधर है r + l का होल स्क्वायर, ये माइनस डाल दो और ये हो गया r - l का होल स्क्वायर, आई कैप चल ही रहा है साथ साथ। चलो यार KQ, अब अगर ये KQ हो गया तो r + l का होल स्क्वायर है, अब इसको जब खोल देंगे तो ये हो जाएगा r² + l² + 2rl, और इसको जब खोल देंगे नेगेटिव साइन के साथ में डायरेक्ट खोल रहा हूं, -r² - l² + 2rl डिवाइडेड बाय r² - l² का होल स्क्वायर, आई कैप आ गया। ठीक है, अब यार ये देख, ये जमा का है, ये घटा का है, ये भी घटा का है, ये भी, एक कट गए, तो 2r + 2r कितना होगा 4rl, तो ये हो गया यार KQ इंटू 4rl डिवाइडेड बाय r² - l² का होल स्क्वायर, ये हो गया आई कैप। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड चली रही है हमारी, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में, अब इसको जो है ना, ये तो आ गया यहां से सॉल्व करके, अब इसको जो है ना सिंप्लीफाई करना है, इस वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई वर्जन में डालना है हमने। जब हम इसको सिंप्लीफाई वर्जन में डालेंगे ना, तो एक बात समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको तोड़ लो, 2r × 2l कर लो, मैथमेटिकल करना है, कुछ ऐसा नहीं है कि सर वो फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स तो आपको मैं बताऊं, फिजिक्स तो यहीं तक थी, जो इस डेरिवेशन की फिजिक्स है ना, वो तो सिर्फ 3 स्टेप की है। अब तो आप इसको वेक्टरली ऐड करते जा रहे हो, तो अब इसको क्या करना है, KQ 2r 2l डिवाइडेड बाय r² - l² का होल स्क्वायर और आई कैप। अब यार देखो Q × 2l तो अभी अभी मैं पढ़ा के आया हूं तुम्हें, 10 मिनट पहले बोला क्या होता है Q × 2l, तो बोलियो P, वेरी गुड। हाँ, तो Q × 2l क्या हो गया, P हो गया, और ये रह गया 2r। अच्छा, इसमें यार एक बात देखो, आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं। अभी मैंने आपको जब हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की वाटर मॉलिक्यूल में जो मैंने सेपरेशन बताई थी, वो कितनी थी, 4 × 10⁻⁻11, कितनी थी 4 × 10⁻⁻11। क्लियर, इतनी थी ना रे। हाँ, तो अब तू एक बात बता, इसमें जब ये जो 4 × 10⁻11 है, यानी कि 4/10⁻11, ये तो डिस्टेंस बहुत छोटा है। अब अगर मान लीजिए उसके कंपैरेटिव हम कोई भी डिस्टेंस यहां लेंगे, तो यार ये तो बहुत बड़ा है, इसका मतलब r जो है वो l के कंपैरिजन में हमेशा ही बड़ा मिलेगा, राइट। तो अगर r बहुत बड़ा है l से, तो ये वैल्यू क्या होगी, r⁴। ठीक है, तो E = K × Q 2r 2l डिवाइडेड बाय r⁴, ये हो गया ना। अब इसको ऐसे डाल दो, और आई कैप तो है इधर, ये आई कैप है भाई इधर, Q × 2l हो गया P, ये इसको r को काट देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई K × 2p बाय r³ आई कैप। ठीक है, या तो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई K × 2p वेक्टर बाय r³, यानी कि i³ को अगर मैं हटा दूं तो जिस तरफ भी डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है, इस डायग्राम को देखो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की मतलब है, यानी कि इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस दिशा में है। तो अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है और डाइपोल मूवमेंट की, वो एक दूसरे के बराबर आ रही है। अगर उल्टी होती तो नेगेटिव साइन आ जाता, ये समझ ली ना बात, तुमने भी समझ ली। हाँ, क्लियर है ना रे। तो ये है,
अब ये हो गई हमारी डेरिवेशन। तो इससे हमारे को क्या पता लगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब में है। किसमें है? आर क्यूब में। ये बहुत बढ़िया बात है, समझ ले इसको। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके है? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो किसके है? पॉइंट चार्ज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डाइपोल किसके है? आर क्यूब। ये दो अंतर है बेटा बहुत बड़े, कभी तो इसको मजाक ले जाए ये और ये। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से अगर आप ज्यादा दूर जाओगे तो फील्ड आपको जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत फैक्टर से है। एक बटे, अगर इसको मैं 1 रखता हूं तो 1, अगर मैंने 2 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा? 8। अगर मैंने 3 रख दिया तो कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, 4 रख दिया तो 64। यानी कि ये तो इस फैक्टर से, ये स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 1, 4, 9 और 16। ये इस रेशियो में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का, और डाइपोल का जाता है इस रेशियो में। इसको याद रख लेना बेटा, एनईपी का जमाना है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सुन ले इसको, कॉपी में लिख लियो, कभी छोड़ दे। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज से वो एक 4, 9, 16 के रेशियो में घटती जाएगी। ये जाएगी 1, 8, 27, 64। ठीक है, इस बात को विशेष ध्यान रख लेना। एनईपी में इसी प्रकार के सवाल आते हैं। डेरिवेशन तो आजकल बहुत कम आ रही है और बहुत कम ही आएंगी। कभी तुम लोग ये सोचो कि हाँ ये डेरिवेशन है एज इट इज पेपर में आएगी, कुछ ना आना। मुझे तो उम्मीद कम ही होती है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि एनईपी का जमाना है और भैया डेरिवेशन। और वैसे भी यार चाहे नीट में देख लो, जेई में देख लो, कहीं भी डेरिवेशन आती कहाँ है? एप्लीकेशन आता है हर जगह। ठीक है ना? हाँ, तो मेरी जो अप्रोच होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जेई के लिए ही फोकस्ड करूं या मैं नीट के लिए या मैं सीबीएसई के लिए। नहीं, मेरा जो फिजिक्स का जो अप्रोच है ना वो ओवरऑल है। क्योंकि ठीक है, उसमें आप लोग हर डायरेक्शन से, हर तरीके से, क्योंकि बहुत माइनर माइनर डिफरेंस होते हैं। वो आपका देखो, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है ना तो भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जेई का पेपर ना कर पाओ। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअलाइज थिंकिंग अच्छी है ना, नीट का पेपर सारा निकाल दोगे। ठीक है, आपको उस लेवल का मैथ नहीं चाहिए जो एक जेई के बच्चे को चाहिए, जो कि एक नीट वाले को रिक्वायरमेंट है। जेई के बच्चे की जो फिजिक्स में मैथमेटिकल कमांड ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कंपैरेटिव। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल तो सेम ही है, डाइपोल सेम है, सब सेम ही है, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। और यही बात मैंने आपको कई बार बता ली है। और एक बात और याद रख लेना इस चीज में, कि कभी भी जो है ना, ये जितनी भी तुम लोग ये बातें करते हो कि जी सर ये तो मीन्स का है, ये एडवांस का है, ये वो है। एडवांस मान लिया यार, एक टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एडवांस इज ए टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, लेकिन मेंस, नीट और ये, और उसके बाद यार फिर तुम लोग यहाँ क्यों करते हो? एनडीए में फोकस भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है यार। ठीक है ना? तुम्हें लगता है कि इसके ऊपर आज एक फुर्सत में बात करेंगे किसी दिन, आपको बताऊंगा मैं। हाँ, तो अब एक बात सुन लो, यहाँ पर पता क्या होता है, ये अब डेरिवेशन मैंने आपको बता दी ना। एक तो ये वाला पॉइंट था आपको जो याद रखना था, एक इसके बाद में इन 3 को आप हटा सकते हो जब पेपर में अगर आ जाए तो, इसको भी हटा देना। ठीक है भाई, ये लिख लेना और फिर उसके बाद ये लिख देना। ठीक है, तो कितने स्टेप लिखने हैं पेपर में आ गई तो? डेरिवेशन 1 स्टेप, 2, 3, 4 स्टेप, बाकी सारा उड़ा दो, कोई जरूरत ही नहीं है। 5 स्टेप और ये 6 स्टेप। और दुनिया कहती है यार ये बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। भाई ऐसा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ऑनलाइन वालों तुम भी हो, यूट्यूब वालों भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो मैं हट गया कैमरे से, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, पूरी की पूरी जूम करके देखता रहियो सही तरीके से। ठीक है, और जो है ना इसको बढ़िया तरीके से लिख लेना। 6 स्टेप बता दिए, इतना आसान तरीका है, एकदम बढ़िया, मजा आ जाएगा तेरे को पढ़ के। चल ठीक है ना भाई? तो अब जो है अगली एक डेरिवेशन बताता हूं। ये तो हो गई एक्सियल लाइन की, एक और है इसमें इक्वेटोरियल लाइन की। ठीक है ना? तो अब एक्सियल के बाद इक्वेटोरियल की जो हमारी लाइन है वो क्या होगी? ठीक है, इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर वर्ड सुना है? हाँ, हालांकि ये हमारा वो वाला इक्वेटर नहीं है जो तुम ज्योग्राफी में और एसएसटी में रट्टे मार करके आए हो। वो उस, ना तो उस जैसा है ना उससे कोई लेना देना है, लेकिन एक सिमिलैरिटी होती है वर्ड में। ठीक है भाई? तो अब आप बताओ यार क्या होता है ये मामला?
हम्म हम्म चलो भाई, झाड़ू पोछा हो गया हमारा अच्छे से, साफ सफाई हो गई है। सफाई का विशेष ध्यान रखें, मोदी जी ने भी जो है सिस्टम सेट कर रखा है, स्वच्छ भारत अभियान, तो हमने भी कर दिया, ठीक है ना। हाँ यार, बस इस बोर्ड का ना यही एक दुख है, यही कड़े मान लो कि इसमें जो है ना पोछा लगाना पड़ता है, वो जो है ना स्मार्ट बोर्ड, टक टक इधर मारी उंगली, इधर मारी इधर मारी, वो मुझे यार, मेरे को तो मजे आते नहीं है उसमें। ठीक है, क्लासेस रखी है उसमें भी, लेकिन ना, मजे वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहले बताया ना, उसमें यार मैं तो आलसी हो जाता हूँ, औरों का मुझे पता नहीं भाई। मेरी तो नियत में ये होता है यार, सारा का सारा ना पीडीएफ डाल दे इसमें, और फिर उसी को जो है, जो इसे क्लास में पढ़ा दिया, बार बार क्यों लिखूं मैं, वो वहीं पे सेव कर दिया, अगली क्लास आ गई, वही डेरिवेशन, फिर उसमें मजा नहीं आता है यार। तो मुझे यही ठीक लगता है। ठीक है। आ क्या, ओल्ड स्कूल टीचर, हाँ कह ले, तेरी बात भी सही है, ओल्ड स्कूल हूं मैं। ठीक है, तो तुझे दिखना रहा ये कौन सा मैंने हवाबाजी में उड़ा रखे है, तजुर्बा है बेटा ये। ठीक है, हाँ ये बात मान ले, तजुर्बे का ये फिजिक्स पढ़ा के दिमाग गर्म हो के अपने तो फॉलिकली कमजोर पड़ गए थे। चलो खैर, कोई बात है ना भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, सेक्रीफाइस इज द डिमांड ऑफ लाइफ। एनीवे, अब देख यार, अब बात कर रहा हूं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। सही बात है ना। तो अब देख यार, अब ये जो डेरिवेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, मान लेके ये डाइपोल है, मैं ऐसे ही रखूंगा जैसे पहले वाला रखा था, ये डाइपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, और ये लेंथ एल है, और ये भी लेंथ एल है। अब यार पूछा ये गया है कि इस पॉइंट पे ये तब ये इस लाइन के ऊपर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ऐसे ऊपर तक जहां भी ले जाए तेरा मन करे वहां तक, इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जो भी तू पॉइंट रखेगा ना, वो इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट होगा। ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, अब यार अब तू देख, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से फील्ड इधर कैसे जाएगी, ये तो तेरे को पता ही है, ये तो यूं जाएगी, ये चली गई पॉजिटिव फील्ड, तो ई प्लस। ठीक है, वेक्टर डाल दिया। अब ये नेगेटिव की भी फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, अब यार ये तो, लेकिन डिस्टेंस ऐसे है, ये ऐसे तो दूर तो जा नहीं सकती, इसकी जो डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। किस तरफ है, इस तरफ। अब ये ई नेगेटिव की फील्ड हो गई इस तरफ। ठीक है, वो प्लस की होगी, ये माइनस की होगी, यहां एंगल थीटा बन गया। ठीक है, ये एल है, ये आर है। तो यार अब ये तो, अगर मान ले कि मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लूं, बराबर से ही कंडीशंस में रखूं, तो यार ये आर है, ये एल है, ये तो राइट एंगल बन गया, तो ये क्या बन गया, रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सही बात है कि नहीं है। हाँ, तो ए बी एक डाइपोल है, एम एक पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इक्वेटोरियल लाइन पे डिस्टेंस आर है, ओ एम इज इक्वल टू आर। पेपर में बस यही तो लिखना है, कंसिडर ए डाइपोल ए बी ऑफ लेंथ 12, लेट ए पॉइंट एम ऑन द इक्वेटोरियल लाइन सच दैट ओ एम इज इक्वल टू आर, ओके, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू एल, एंड एम बी एंड एम बी एंड एम ए, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस लगा करके सोल्व करा यार, सिंपल सा मैथ है। अगर ये वाली बात भी नहीं समझ पाए तो मान लेना तुम 12वीं फिजिक्स में पढ़ने लायक ना हो। यस, कभी फिर तुम लोग ये कहोगे सर ये कैसे हो गया, इतना तो यार लगाओ। हाँ, ये एरो का मामला तुम्हें नहीं समझ में आया तो जस्टिफाइड है, क्योंकि ये 11वीं क्लास में ही पढ़ा था, पैरेललोग्राम लो। अब देखो, पहले तो मैंने एक बार इसकी ज्योमेट्री को तुम्हें समझा दूं मैं। अब यार ये एक लाइन तो मैंने ऐसे बनाई है, राइट, एक लाइन मैंने ऐसे बनाई है। अब यार इसको देखो, ये पैरेललोग्राम बन सकता है कि ना बन सकता, बन सकता है, ऐसे ले आ। ठीक है, थोड़ी सी बराबर कर लो ना, बस ये हो गया, ये हो गया, और यहां से इसको ऐसे जोड़ दे, तो हालांकि बना नहीं सही से, सुंदर नहीं बना, लेकिन जो भी है, पैरेललोग्राम की शेप आ गई, और ये इस तरफ आ गया। ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको देखो, तो यार ये जो डायगोनल है, यहां तो हमारा रिजल्टेंट आता है, तो ई नेट तो इधर आएगा, तो इसको डाल दो इधर, ई नेट। ठीक है ना, और ये जो एंगल है ये बनेगा 2 थीटा। ठीक है भाई, ये एंगल कितना बन गया, 2 थीटा। आपको पता बाहर वाला एंगल किसी भी ट्राइंगल पे
वही प्रॉपर्टी कौन सी, वो ट्राइंगल की 10वीं क्लास की 9वीं क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ 9वीं 10वीं में पढ़ा था रे, जिस भी क्लास में होगा यार। क्या? हाँ ट्राइंगल वाले चैप्टर से, सही पकड़ा है तू। तो अब इसमें देखो भाई, वही है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट निकालनी है। अब यार इसमें देखो ई नेट जो है वो निकालनी है ई प्लस का और ई माइनस का वेक्टर साइन करके हमें ऐड करनी है, ठीक है भाई। अब यार दिक्कत पता है क्या है इसमें, ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा एंगल है, पैरेललोग्राम लॉ है। तो जहां पैरेललोग्राम बन गया, जहां पैरेललोग्राम बन गया वहां पैरेललोग्राम लॉ क्या होगा, एक्शन में आएगा। और अगर ये एक्शन में आ गया तो यार इसको तो बहुत बढ़िया बात है फिर तो। ये यानी कि यहां पर तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले से हमारी इस फील्ड की जो है ना रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी इस वाले से। तो अब पहले तो है ना ये ई प्लस और ई माइनस का हिसाब समझाता हूं आपको, एक बात समझना, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। अच्छा बी एम और ए एम ये दोनों की दोनों लाइनें क्या है, इक्वल दूरी पर है, ठीक है ना। अगर ये इक्वल दूरी पर है तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इस चार्ज की वजह से लो और चाहे इस चार्ज की वजह से, यार फॉर्मूला तो वही होता है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, यानी कि दोनों की फील्ड जो है वो बराबर ही आएगी एम पॉइंट पे। तो अगर ये बराबर है तो मैं इसको ई प्लस बराबर ई माइनस दोनों को बराबर लिख करके और मैं के क्यू अपॉन आर, आर की जगह अब क्या है बी एम का डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि यार ए एम बराबर बी एम है और ये वाली वैल्यू कितनी है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यानी कि अब डिस्टेंस तो या तो ए एम लिखो या बी एम लिखो, ए एम बी एम हम कुछ ना लिखें, हम तो सीधा रूट का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर ये रूट का स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन गया, बोलो ये क्या बन गया, ये बन गया के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बन गया ई नेट, ठीक है ना। अच्छा इसको अभी मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं और वेक्टर में मैं नहीं डाल रहा इसको, ठीक है, क्योंकि यार अभी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, आप लोगों के लिए कंफ्यूजन आ जाएगा, ये बोला सर क्या कर दिया आपने, किस तरफ की डायरेक्शन है आप स्पेसिफाई करके दो, ठीक है। जबकि हालांकि ये तो प्लेन में ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब मैं अगर इसके माइनस आई प्लस जे और इसके माइनस जे प्लस आई के अगर मैं यहाँ लिखूंगा कंपोनेंट तो तुम उलझ जाओगे। तो बात को सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैं इसका मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि यार ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो सब बराबर ही है, फॉर्मूला ये लगेगा। अब इसमें जो ई है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, देखो आर तो हो जाएगा ई से, और यार ये हो जाएगा ई प्लस का स्क्वायर प्लस ई माइनस का स्क्वायर प्लस 2e प्लस ई माइनस कॉस 2 थीटा, ये सारी वैल्यू रूट में, ठीक है। अब यार देखो इस रूट को जब आप लोग सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, e इज इक्वल टू 2e प्लस कॉस थीटा, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद ये आ जाएगी डायरेक्ट, और इसमें जो है अब कॉस थीटा यार इस ट्रायंगल से निकाल लो, या इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले लो कोई फर्क ना पड़ना। तो यार कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एल, हाइपोटेन्यूज क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 2 इंटू ई प्लस क्या है रे, ये रहा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही बात है। बस अब इसको जो है ना सिंपली कर दो, के क्यू 2l ऊपर लिख दिया मैंने, 2 को यहां ले जाए इसके साथ गुणा कर दिया, के भी यही है। और ये कितना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है रे, कितना है 1/2। हाँ तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है बताइयो, तू बोलियो, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड, सही है। तो इसका मतलब 1 प्लस 1/2 कितना होता है 1.5, हाँ तो 1.5 कितना होता है 3/2, है ना। हाँ तो इसकी पावर कितनी हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है।
तो के क्यू 2L अपॉन, अब इसको वही है कंडीशन, तो यार आर तो हमेशा एल से बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पानी वाला केस लिया था ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू 2L वैल्यू को अगर मैं डाल दूंगा इस पूरे के पूरे में, तो वैल्यू बन गई आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गई ई की वैल्यू। ठीक है, क्यू इंटू 2L क्या होता है, पी होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको यहां से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के इंटू पी बाय आर क्यूब, ये वाली वैल्यू है। ठीक है ना, और अगर ये है तो भाई अब इस पे वेक्टर डाल दो, के पी बाय आर क्यूब, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये तो है इक्वेटोरियल की। अब मैं आपको ना एक ई क्यू लिखा है मैंने, ई क्यू, ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। इसका फॉर्मूला क्या है, के पी बाय आर क्यूब। और एक्सीएल का ए एक्स अगर मैं लिखूं तो क्या है, के 2p बाय आर क्यूब। तो यार आप यहां पर देखो, ये ई एक्सीएल इज इक्वल टू 2e इक्वेटोरियल, ये आ गया फैक्टर तुम्हारे पास, बढ़िया मजेदार। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। तो भाई इसको लिखो अब तुम लोग सारे बैठ करके, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और हाँ भाई, तुम यूट्यूब के मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी मेरे को यहाँ पर देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी जब भी देखेगा, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना, पूरी की पूरी वीडियो में ये जो पूरी डेरिवेशन है एज इट इज है, अपनी कॉपी में लिखना तुम लोग भी। ठीक है, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताना, मेरे सामने आ गया देख लिया तो जरूर उसका जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभद्रता का वहां पर कोई भी वो ऐसा माहौल मत करना कि ट्रोलिंग चल रही है या ये वो सब चल रहा है। हालांकि फर्क तो किसी बात से पड़ता नहीं है देखो, लेकिन हाँ ये है कि यार फिर वो है ना, टीचिंग जो प्रोफेशन होता है और जो एथिक्स होते हैं ना स्टूडेंट और टीचर के, उनमें थोड़ा सा यार अजीब सा लगता है। हालांकि आजकल मुझे समझ नहीं आता ये यूट्यूब पे टीचर की ट्रोलिंग होती ही क्यों है। अरे यार वो अपना काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो और बहुत है ना, नाचने गाने वाले बहुत है, उनको कर लो यार ट्रोल। वो आए वहां पर ट्रोल हो के फेमस होने के लिए हैं। हम लोग तो अपना ज्ञान ही बांट रहे हैं, जो हमारे पास है, जो हमने इतनी मेहनत से सीखा है, वो तुम्हें सिखा रहे हैं, सीधी सी बात है यार। तो इसमें इतना नकारात्मक व्यवहार करने की तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सी आवश्यकता है। खैर जो भी है इसको देख लेना यार। और आज के लिए बस आज की सभा को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में बताऊंगा तुम लोगों को कि वो डाइपोल के ऊपर जो है वो टॉर्क कैसे एक्ट करता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसे बिहेव करता है, और उसके और भी दो चार, और फिर उसमें कुछ उसके छोटे छोटे हैं बढ़िया बढ़िया से नीट के, या उसके मतलब नीट हो गया, जेई हो गया यार, मैं तो इन सबको बराबर सा ही मानता हूँ, मुझे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क डिफरेंस लगता नहीं है। तो वो मैथमेटिकल डिफरेंस है या कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है। एनीवे, अब इसको लिख लेना बच्चों, आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर डे।